FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य विषयक सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। आपकी सेहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को लोकेश व्यास का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रत्येक शुक्रवार की तरह आपकी सेहत कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है, मौसम की इस बदला बदली का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर दिखाई पड़ता है और कई पुरानी बीमारियां उभर कर सामने आने लगती है। मौसम शुरू हो चुका है सर्दी का। इस मौसम में हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ जीवन शैली जी सके, इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारा आज का जो विषय है ऋतु अनुसार दिनचर्या। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर दीपाली शर्मा। ऋतु अनुसार दिनचर्या विषय पर आप कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं 232593 पर, हमारे STD कोड 07432 के माध्यम से। डॉक्टर दीपाली जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आकाशवाणी झालावाड़ प्रसार भारती को मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए जी। और सभी श्रोतागण से निवेदन है कि आपको जो भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। ऋतु अनुसार दिनचर्या का पालन किस तरह से करना है जी, वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं जी। डॉक्टर दीपाली जी, जैसा कि वर्तमान में सर्द ऋतु का मौसम चल रहा है, खान पान और अच्छी सेहत बनाने का ये मौसम होता है। कहते हैं कि इस मौसम में खाया साल भर काम आता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऋतु दिनचर्या क्या है और इसका क्या महत्व है? जी, मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि स्वास्थ्य होता क्या है जी। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है जी। तो हम बोलते हैं सम दोष, सम आग्नेश्च, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्नात्म इंद्रिय मन, सात्म इत्यादि दीयते। मतलब कि हेल्थ मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि हाँ आप अच्छे हैं, आपको कोई रोग नहीं है। इसका मतलब है कि आपके जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष सम अवस्था में हैं। आपकी जो पाचन अग्नि है वो सम है। आपकी जो सातों धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तीनों सम अवस्था में हैं। आपकी शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सम अवस्था में हो रही है। आपकी जो इंद्रियां हैं वो प्रसन्न है, आपकी आत्मा प्रसन्न है, आपका मन प्रसन्न है जी। इनको आप स्वास्थ्य की परिभाषा कहते हैं जी। और आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी दिनचर्या और ऋतुचर्या वो एक बहुत ही सही ढंग से आप पालन करें जी। हर अपनी जो ऋतुएं होती है जी, 6 ऋतुएं होती है साल भर में, 2 महीने की एक ऋतु कही जाती है। जैसे कि अभी शीतकालीन ऋतु चल रही है, शीतकालीन ऋतु में भी ये अभी हेमंत ऋतु चल रही है। हेमंत ऋतु का ये पोष माह चल रहा है। तो इसमें आपको किस तरह का आहार विहार करना चाहिए हम आपको ये आज बताएंगे जनरल वे में जी जी। कि क्या होता है जी। हम जैसा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ऋतु दिनचर्या की जो बात कर रहे हैं, इसके महत्व के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि भाई इसका कितना महत्व है और हमारे स्वास्थ्य से इसका क्या लेना देना है जी। मतलब दिनचर्या के लिए ऐसा बोला जाता है कि नर और नारी दोनों के लिए ये इस लोक में और परलोक में, मतलब दोनों लोकों में कल्याणकारी है जी। ना कि सिर्फ इस लोक में, परलोक में भी। इसका देख आयुर्वेद है, आयुर्वेद सब तरह की बातें करता है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब मन ग्रहणत है। हमारी जैसे 3 उपस्तंभ बताए हुए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचार्य। तो आहार जैसे कि एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के उपस्तंभ होते हैं, कोई पिलर्स पे वो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो इस तरीके से जो हमारा शरीर है वो अपने 3 उपस्तंभ पे खड़ा होता है, जैसे आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचार्य है। अब हमको किस तरीके से इसका पालन करेंगे, उस हिसाब से हमारी जीवन शैली होगी, उस हिसाब से ही हमारा स्वास्थ्य होगा जी। तो आप अगर दिनचर्या का पालन करते हैं, ऋतुचर्या का पालन करते हैं, तो ना कि आप निरोगी रहेंगे, आप स्वस्थ जीवन शैली का व्यापन कर सकते हैं जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, हम गंभीर बीमारियों से बच सकें। जी बिल्कुल।
जैसे कि हमें सबसे पहले दिनचर्या का मतलब ये होता है, आप जैसे सवेरे उठे हैं, उठते ही शाम उठने के बाद आप दिन भर जो भी आहार विहार कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, और रात में सोने तक का ये सारा जो कार्य है, इस सबको हम दिनचर्या का नाम देते हैं। अब इस दिनचर्या में आपको सवेरे जैसे ही आप उठे हैं तो उठने का जो समय है वो बताया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। जो सूर्य उदय होता है उससे 1.5 घंटे के पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, और ना कि सिर्फ उठना है, आपको विचार करके उठना है कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं उठने योग्य हूँ, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके से और सारी चिंताओं को छोड़ते हुए आपको अपना बिस्तर छोड़ना है। उठने के बाद में आपको दंत धावन, दंत प्रक्षालन, इन सब के लिए बताया जाता है। और इसमें भी आपको मधुर रस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि पहले के टाइम में हम सुनते आ रहे हैं कि गाँव वगैरह में तो अभी भी दातून का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल, नीम की दातून वगैरह लोग सुबह सुबह करते हैं। जी बिल्कुल, नीम हुआ, अर्क, बरगद हुआ, इन सब का आप यूज कर सकते हैं। एक 12 अंगुल की एक टहनी लेनी है आपको, आपकी चपटी उंगली के बराबर, कनिष्ठिका उंगली के इसमें बराबर आपको एक डंडी लेनी है जो कि 12 अंगुल के लगभग लंबी हो। उससे आप दातून करें, उसकी छाल हटा के उसका जो अंदर का जो पार्ट होता है उससे आपको दातून करना है, मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस तरीके से आप दातून कर सकते हैं। अगर ये सब उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं है, आप शहर में रह रहे हैं जैसे, तो आप दंत मंजन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी लाल दंत मंजन है, काला वाला है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी मधुर रस नहीं होना चाहिए, मधुर रस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मधुर रस सही नहीं होता है दांतों के लिए। तो मधुर रस का प्रयोग आपको नहीं करना है। सुश्रुत आचार्य बताते हैं मधुर रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में, जैसे मुख पाक वगैरह है तो ऐसे। ये मधुर रस है, ये फेन बढ़ाता है, कफ बढ़ाता है, झाग आते हैं हम ब्रश करते हैं तब, तो ये सब अच्छा नहीं होता है। तो आपको इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इवन वाग्भट ऋषि बताते हैं आयुर्वेद में कि आपकी जो मध्यमा उंगली होती है, बीच की उंगली, हाँ, आपको ऐसे घूमते फिरते और ऐसे दातुन नहीं करना है। आपको एक जगह स्थायी बैठ के, है ना, अपने दोनों घुटनों के बीच में आपकी कोनी रख के और मध्यमा उंगली से आपको दातुन करना है। मध्यमा उंगली ही क्यों, देखो अपन अगर इंडेक्स फिंगर से अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा दांतों पर, तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना है, मसूड़ों को आघात नहीं पहुंचाना है, आराम से आपको दातुन करना है। तो इस तरीके से आप दातुन कर सकते हैं। दातुन के लिए आप जैसा बताया 2 टाइम दातुन कर सकते हैं। एक तो सवेरे उठे हैं आप तब, और भोजन के बाद, जैसे आपका भोजन हो चुका है तो भोजन करने के बाद भी हमारे दांतों में लगा हुआ रहता है खाना वगैरह और ऐसे, तो आप भोजन के बाद में भी दातुन कर सकते हैं। और वाग्भट ऋषि ने तो नहीं बताया है, लेकिन आचार्य चरक और सुश्रुत बताते हैं, जीवा निलेखन के लिए बताते हैं, है ना, जीवी जिसे टंग क्लीनर बोलते हैं हम आज के टाइम पे, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे पहले के टाइम पे सोने, चांदी, इनकी शलाकाएं यूज करते थे, तो अभी जैसे जो नॉर्मल टंग क्लीनर आ रहे हैं आप उनसे यूज कर सकते हैं। देखिए आयुर्वेद में तो पहले के हिसाब से बताया हुआ है, अभी जितने साधन उपयुक्त हो, अपने पास जितने उपलब्ध हो, हम उस हिसाब से उनको ले सकते हैं। ऐसा तो जैसे ही आप दंत धावन कर चुके हैं, इसके बाद में आपको अंजन प्रयोग करना है। अंजन यानी जो अपन सूरमा वगैरह यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं, काजल, सूरमा जिसे कहते हैं, बट ये जो केमिकल वाला काजल नहीं यूज करना है हमको यूज करना है खुद से बना हुआ काजल, है ना, बिना केमिकल का काजल यूज करना है। तो आप नॉर्मल घर पे बना सकते हैं, गाय के घी से बना सकते हैं, सरसों के तेल से बना सकते हैं, है ना, नॉर्मल जो दीपक रख के जो अपने बनाया ट्रेडिशन में बनाते हुए आ रहे हैं, उस तरीके से बना के आप यूज करें। और जब सूखा हुआ इकट्ठा हो जाएगा ऊपर थाली में, तो उसमें आप नीम का तेल हो गया, एरंड का तेल हो गया, ये सब डाल सकते हैं उसको। जी, आप हमें बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही हैं कि आंखों में हम जो है काजल वो घर का भी लगा सकते हैं। और अभी आपने जैसा कि बताया है कि जो हम मंजन वगैरह करते हैं, रात के समय में भी यही प्रक्रिया हमें करनी होती है, क्योंकि रात का भोजन जब हम करते हैं तो कुछ खाने के जो अंश वो हमारे दांतों में रह जाते हैं, तो वो भी दांतों के लिए हानिकारक होते हैं, मसूड़ों के लिए हानिकारक होते हैं। जी, मतलब आपको सवेरे उठ के आपने एक बार करा है दातुन, उसके बाद आपको भोजन के बाद में दातुन करना है। जी, अब वो दिन में आप खाना खा रहे हैं तब भी कर सकते हैं, रात में खा रहे हैं उसके बाद भी आप दातुन कर सकते हैं। जी, और दातुन का इवन महत्व बहुत अच्छा बताया है। देखिए जैसे दंत धावन है ना, दंत प्रक्षालन है, इस तरीके से बोला गया है कि दांतों को पवित्र करने के लिए, उनको साफ रखने के लिए
ये सारी आपको कृमि वगैरह ये बीमारियां नहीं होगी। जी, सर्द ऋतु का जो मौसम चल रहा है और इसमें खास तौर पर हम देखते हैं कि कई छोटी मोटी बीमारियां जो हमें घेर लेती हैं, सर्दी हुई, खांसी हुई, जुकाम हुआ। शायद एक श्रोता हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं। जी। हेलो, राम राम सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये खिलचीपुर से बात कर रहा सर, जिला राजगढ़। जी, आपका शुभ नाम बताइए। सर मांगीलाल वर्मा। मैं फोन लगाता रहता हूँ इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, आपके फोन आते रहते हैं। क्या प्रश्न आप करना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा से? मैडम से एक प्रश्न है सर के जो अभी इस मौसम में है ना, बाल झड़ते रहते हैं सर, हल्के हल्के बाल झड़ते हैं। जी। तो सर हर बार क्यों झड़ते हैं जब ये मौसम आता है? अच्छा, इसी मौसम में आपके बाल झड़ते हैं? हाँ सर, हाँ। जी बिल्कुल, आपको संतुष्ट करेंगी डॉक्टर दीपाली जी हमारे साथ में आज स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम जी। अभी जैसे ये मौसम है तो इस मौसम में नहीं, वैसे हर मौसम में बाल झड़ते हैं हमारे थोड़े थोड़े, तो ये प्राकृत है, कोई नॉर्मल बात है कि हमारे थोड़े थोड़े बाल झड़ते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में वात ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वात की वजह से ये हमारा बाल झड़ते हैं। रुक्षता के गुण ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे बाल झड़ते हैं। तो इस रुक्षता के गुण को कम करने के लिए आप जो जो भी साधन उपयोग में ले सकते हैं वो लीजिए। जैसे कि मैं अभी दिनचर्या का बता रही थी, तो दिनचर्या में ये अंजन के जस्ट बाद में हमारे नस्य करने का विधान बताया आयुर्वेद में। नस्य के लिए ऐसा बोला जाता है, नासो ही शीर्षो द्वारम। तो आप नस्य से जो तेल डालेंगे, तेल या घी ऐसे ड्रॉप्स आप डालेंगे नॉस्ट्रिल में, तो उससे वो नाक से होते हुए आपके सिर, कान, आंख में सारे अवयवों में अंदर पहुंचता है। तो उससे जो रुक्षता गुण है वो आपके शरीर के अंदर से कम होता है। देखिए, अभ्यंग वगैरह ये जो हम करते हैं, इससे तो बाहर से तो त्वचा मुलायम होती है, बाहर से तो वो तृप्त होती ही है, लेकिन आप अगर उसको जड़ से, अगर अंदर से आप उसको पोषण दे रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा फायदा होगा। और आपके अगर बाल झड़ते हैं तो आप नस्य कीजिए, और नस्य में भी आप जैसे बहुत ज्यादा ऐसे पित्तवर्धक और वातवर्धक आहार विहार ना लेते हुए, जैसे गाय का या बकरी का दूध है उससे आप नस्य कर सकते हैं। जैसे 2-2 बूंद या आप नाक में डाल सकते हैं या फिर उंगली में ऐसे लेके बस ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप अभ्यंग करें, नींद प्रॉपर लें। अभ्यंग इस तरीके से करना है कि आपको रोज सर में थोड़ा 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 तेल लगाना है, बहुत अच्छी तरीके से कान में थोड़ा तेल डालना है और नाक में थोड़ा तेल डालना है। इस तरीके से आपको करना है। आपको पैरों में पाद अभ्यंग भी करना है। तो इस तरीके से आपको नस्य और अभ्यंग इन दोनों का अच्छे से उपयोग करना है, तो इससे आपके बाल झड़ने की समस्याएं थोड़ी कम होगी। धन्यवाद मैडम, आपको जानकारी देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया है और आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे मैडम के जो आपको। आपके यहाँ बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं सर, जो भी डॉक्टर आते हैं संतुष्ट जानकारी। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहता है कि अलग अलग विषय पर आपको जानकारी जो है विशेषज्ञ द्वारा दी जाती है और उसका लाभ आप लोग ले सकें। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम। जैसा कि हमारे श्रोता बात कर रहे थे, आप जानकारी दे रही थी नस्य के बारे में, या वो एकदम से समझ नहीं पाए हैं कि भाई नस्य क्या है। जो नाक में तेल की बूंदें डालते हैं या कान में अपन डाल रहे हैं, कान दर्द वगैरह हो रहा है, तो उससे वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है, ये प्रक्रिया करने से सब कुछ स्वस्थ रहता है। हम जैसा कि आप लोगों को नब्ज पकड़ते हुए हम देखते हैं, नब्ज के जरिए कई बीमारियां आप लोग जान लेते हैं। इसका आकलन जो है आप वो किस तरीके से करते हैं? जैसा कि हम सुनते हैं कि वात रोग है, पित्त है, कफ रोग है, तो इनका कुछ इस ऋतु से भी कुछ लेना देना होता है या किस तरीके से हम इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, ऋतु अनुसार जो दोष है उनका चाहे प्रकोप प्रशमन होता है, तो उसके अनुसार ही जैसे आपने सुना होगा कि पंचकर्म क्रिया करते हैं। तो पंचकर्म क्रिया कब करते हैं? पंचकर्म क्रिया ऐसे करते हैं कि जैसे वमन है तो आपको वमन कब कराना है? तो जब कफ बड़ा हुआ रहेगा, प्राकृत ऋतु में भी बड़ा हुआ रहेगा, और फिर आपके आहार विहार मेडिसिन से भी हम वो कफ बढ़ जाता है, उसके बाद उसको निकालते हैं शरीर से। बेसिकली इन शॉर्ट ये है। तो इस तरीके से ऋतुओं में भी जैसे अपनी 6 ऋतुएं आपको बताई है हमने। जी, एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं इसी बीच में। हेलो सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं यहाँ से बकानी के पास कुशलपुरा से मैं पीरूलाल बात कर रहा हूँ सर। अच्छा पीरूलाल जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं प्रश्न सकता हूँ जिससे मतलब जो सर्दी के दिनों में जोड़ों में जो दर्द रहते हैं, क्या आयुर्वेद में उसका किस प्रकार से इलाज देता है और किस प्रकार से हम जो काफी अपने जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं, इसके बारे में।
जी डॉक्टर आपको इस बारे में बताएंगी। जी मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके अगर जोड़ों में दर्द रहता है तो आपकी एज क्या है? कम से कम 25 साल। 25 साल? जी 25 साल है। तो अभी 25 साल में ही अगर आपके जोड़ों में दर्द रह रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप शारीरिक क्रियाएं बहुत कम करते हैं या तो? हाँ, शारीरिक क्रियाएं हाँ कम तो करती है। जी, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप दिनचर्या को प्रयोग करें, दिनचर्या को अपनाएं, सवेरे उठ के और थोड़ा आप व्यायाम करें। व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर सुडौल होता है ना, मांसपेशियों में दृढ़ता आती है। तो जैसे कि आप सिर्फ 25 साल के हैं तो इस समय तो आप बहुत अच्छे से व्यायाम प्राणायाम ये सब कर सकते हैं, है ना। तो आपके जो अगर क्या आप थोड़े हेल्दी हैं? जी, तो आप व्यायाम अगर करेंगे तो उससे आपकी मेद धातु भी कम होगी, है ना, आपकी पाचक अग्नि बढ़ेगी, आपकी मांसपेशियों में दृढ़ता आएगी। तो आप व्यायाम करना शुरू करें। व्यायाम में भी आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आप सूर्य नमस्कार स्टार्ट करें। सूर्य नमस्कार अगर आप करेंगे तो वो ओवरऑल एक है व्यायाम है, तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार स्टार्ट करिए। साथ में आपको क्या करना है, आपके जो घुटने हैं, वैसे जानुवस्ती करके एक क्रिया होती है, तो आपके नजदीकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो वहां जाके आप ये करवा सकते हैं, जानुबस्ती वगैरह करवा सकते हैं, तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। साथ में आप एक छोटी सी प्रक्रिया है कि आपको क्या करना है कि सोट का आपको पानी पीना स्टार्ट करना है। अभी जैसे शीतकालीन है तो शीतकाल में आप सोट का काढ़ा ले सकते हैं, काढ़ा कह लो या फिर सौंठ का पानी ले लो। पानी उबालना है, उसमें सौंठ डालना है, उसको थोड़ा रखना है, हल्का गुनगुना जब रहे वो, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके आप पीते रहे। तो उससे क्या होगा, आपकी मेद धातु कम होगी, है ना, और आपकी बॉडी में जितनी भी स्वेलिंग्स वगैरह होगी वो कम होगी। तो आपको इससे काफी फायदा होगा। और सर जैसे मान लो हमारे भी समस्या होती रहती है, जैसे मान लो जो चलते हैं जो पाँव रहते हैं जो सुन हो जाता है, और जैसे मान लो हमारे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम रहती है, कभी मान लो पेट साफ नहीं होता है, एक ही बार बार जाना पड़ता है, और एसिडिटी यानी गैस बनती है अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगा? जी, अगर आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है तो आप सौंठ के चूर्ण में मिश्री मिलाकर, है ना, सौंठ के चूर्ण में साथ में मिश्री मिला के आपको लेनी है, तो इससे आपकी एसिडिटी कम होगी। और देखिए एक कल्पना होती है, धान्य कल्पना लेनी है आपको, मतलब नॉर्मल धनिये को रात में पानी में डाल देना है, धनिया, और साथ में आप जीरा भी डालें तो वो बहुत अच्छा है। जीरा और धनिया डाल के आप रख दें उसको हल्का सा गर्म करके, पानी को रात भर उसको रखें, सवेरे उठ के वो आपको पानी लेना है। तो इससे जो होगा आपकी एसिडिटी पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। जीरा जो है, हम देखा है आपने कि दिनचर्या में भी हम जैसे जो खाना आहार विहार लेते हैं इसमें धनिया वगैरह ये एसिडिटी रेगुलेशन के लिए ही डाला जाता है। जी पिरुलाल जी, बहुत ही अच्छी जानकारी है। मान लो जैसे मान लो चलते हैं तो पाँव सुन्न हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? अच्छा, पैर सुन्न हो जाते हैं चलते वक्त? अच्छा, पैर सुन्न हो जाते हैं तो उसका यही है, आपकी जो मेदो धातु बहुत ज्यादा बड़ी हुई है अगर, तो वो उससे क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां ऐसे उसमें फैट वगैरह ज्यादा रहता है, तो नसें वगैरह दब जाती हैं थोड़ी। कई बार एक ही पोजीशन में हम बैठे हुए रहते हैं तो नसें दब जाती है, तो इस वजह से वो सुन्न पड़ जाती है। तो आप एक ही आसन में बहुत देर तक ना बैठें, एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक ना रहें, तो ये सब नहीं होगा। इतनी अच्छी जानकारी दी, आपसे बात करके काफी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। जैसा कि पिरुलाल जी ने प्रश्न किया था कि घुटनों का दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है, ये आम समस्या भी लोगों में देखने को मिल रही है और कम उम्र में भी ये देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हम ये जो दिनचर्या है उसका कारण मान सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब अभी क्या है, अभी की जो लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, हम लोग वो अपना रहे हैं, है ना। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल जिस तरीके से हम अपना रहे हैं, जैसे खान पान है ना, आहार विहार है, सोशल मीडिया ये सब है, तो ना तो इससे हमारी नींद पूरी हो रही है
है ना हमें पूरे पोषण मिल पा रहा है, जैसे फास्ट फूड वगैरह इस पे हम जा रहे हैं, प्रोटीन डाइट के नाम पे हम सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो हमारा आहार है वो षड्रसात्मक होना चाहिए, है ना, 6 रस से युक्त होना चाहिए। तो जब हम पूरा 6 रस से युक्त आहार लेंगे तो हमें ये बाउल भर भर के सैलेड खाना, वेस्टर्न कल्चर अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे अपने आप जब हमारे शरीर की पूर्ति होगी, शरीर के जो पोषण तत्व हैं उनकी पूर्ति पूरी होगी, तो हमको ये सब बीमारियां नहीं होगी। जी, हमारी बातचीत को हम जारी रखेंगे। श्रोताओं को हम बता दें, हमारा जो आज का विषय है वो रीति अनुसार दिनचर्या है। इस दिनचर्या को अपनाकर हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर दीपाली शर्मा जी बैठी हुई हैं। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और कार्यक्रम चल रहा है स्वास्थ्य विषयक आपकी सेहत। आपको बता दें, हमारा आज का विषय है ऋतु अनुसार दिनचर्या। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर दीपाली शर्मा। तो आप इनसे इस विषय से संबंधित कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं और अपनी बीमारी का समाधान पा सकते हैं। हम ऋतु अनुसार दिनचर्या को लेकर के बात कर रहे हैं। आपने दंत क्रिया के बारे में बताया, आंखों की जो वो काजल क्रिया के बारे में बताया। ऐसी और कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें काम में लेनी चाहिए? जी, जैसे दंत हवन हुआ है, हमने अंजन प्रयोग किया है, तो अंजन में भी हम जैसे सूरमा जिसे बोलते हैं, ये आपको बताया मैंने जी। तो हमारी जो आंखें होती है वो पित्त गुण, अग्नि गुण प्रधान होती है ना, तो इसको हमें कफ से रक्षा करने के लिए हम ये अंजन का प्रयोग करते हैं। और जैसे आचार्य भाव मिश्र बताते हैं कि हमें जो सफेद सूरमा होता है उसका प्रयोग बताते हैं, एक रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो अंजन के बाद में आप नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। नस्य मतलब होता है ये 2-2 बूंद अपन को मतलब नासो ही सिरसो द्वारम, सिर तक अपन को, सिर अंदर के अवयवों तक, आंख कान तक, इन तक आपको अवयवों तक पोषण पहुंचाना है। तेल से, गाय के घी से या फिर दुग्ध से, इन सब चीजों से आप प्रकृति अनुसार प्रयोग में ले सकते हैं। तो नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नस्य के बाद में आपको गंडूश या कवल धारण के लिए बताया जाता है। गंडूश या कवल धारण मतलब ये है कि आपको तेल या औषधीय द्रव्य या इसके क्वाथ का काढ़े वगैरह के मुंह में आपको भर के रखना है, ठीक है। और इस तरीके से गंडूस मतलब ये है कि आपको भर के सिर्फ रखना है, उसको चलाना नहीं है। गले में जो नहीं, गंडूश मतलब आपको मुंह में जैसे अपन कुल्ला करते हैं तो मुंह में अपन पानी भर के उसको संचार करते हैं तो इधर से उधर, तो वो कुल्ला हो जाता है, तो वो कवल कहलाता है, ठीक है। और जब संचार नहीं हो पाता है तो उसको गंडूश बोलते हैं। तो इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, प्रकृति अनुसार, रोग अनुसार हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कि 4 प्रकार बताए जाते हैं, तो वात में कौन सा लेना है, पित्त में कौन सा लेना है, इस तरीके से आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो गंडूश या कवल धारण करना है आपको, जिससे आपके ये मुख की जो गंदगी है, दोष है, वो सब हरते हैं जी। फिर इसके बाद में आपको देखिए धूमपान का प्रयोग करना बताया हुआ है। अब इस चीज को आप ध्यान में रखिए, धूमपान है, ये धूमपान नहीं है। अंतर ये है, धूमपान जो होता है उसमें मादक पदार्थ उपयोग में होते हैं। धूमपान जो होता है इसमें औषधीय द्रव्य होती है। तो हमारे आचार्यों ने ये धूमपान का भी उल्लेख बताया है दिनचर्या में। इसके बाद में तांबुल सेवन का बताया। देखिए पान जो हम खाते हैं इसको बोलते हैं तांबुल, तो तांबुल सेवन करना बहुत अच्छा है ना। मुख से दुर्गंध हटती है ना, आपकी पाचक अग्नि बढ़ती है, ठीक है, रुचि बढ़ती है खाने में, तो ये बहुत ही अच्छा है। बहुत से हम सत्कार में भी पान का यूज करते हैं, जैसे हम किसी का वेलकम करने में आजकल करते हैं ऐसे, तो ये तांबुल का उल्लेख बताया हुआ है। फिर इसके बाद में आपको अभ्यंग करना है। अभ्यंग यानी तेल मालिश करनी है, ठीक है। तो अभ्यंग आप वैसे नॉर्मली पूरे शरीर में करना होता है, लेकिन आप जैसे अभी की दिनचर्या अपनी जीवनशैली है, सर्दी ऋतु चल रही है, सर्दी ऋतु चल रही है, तो इसमें डेली आपको सर, कान, नाक, है ना, इनमें आपको अच्छे से तेल डालना ही है। कान में डालें, नाक में डालें, है ना, पाद अभ्यंग करें, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि बाल वगैरह झड़ना, अभी एक श्रोता ने पूछा था, तो ऐसा नहीं है। बोलते हैं ना कि आजकल क्या मॉडर्न साइंस में बहुत से लोग बोलते हैं कि ना नहीं ऑयल यूज नहीं करना है सर में, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य बताते हैं कि आपकी त्वचा आपकी वो सबसे अच्छा होगी, कांति युक्त होगी, सौंदर्यता बढ़ेगी, है ना, अगर आप तेल अभ्यंग को मतलब तेल मालिश को प्रयोग में लेंगे तो इसलिए सर, कान, पैर, इनमें तो आपको तेल अभ्यंग, तेल मालिश करना ही करना है। फिर तेल मालिश जब आप कर चुके हैं, इसके बाद में आपको व्यायाम करना है। देखिए
तेल मालिश बहुत ही जरूरी है। हाँ, व्यायाम बहुत ही जरूरी है। और अभी शीतकालीन में तो ये अभ्यंग और व्यायाम आपको निश्चित तौर पे करने ही चाहिए, ठीक है। और व्यायाम में भी हमें ऐसा बताया हुआ है, देखिए कि अर्धशक्ति भर व्यायाम करना है। अभी शीतकालीन चल रही है तो अर्धशक्ति भर व्यायाम करें, और बाकी ऋतुओं में इससे भी कम व्यायाम करने के लिए बोला गया है। अर्धशक्ति भर मतलब कि जैसे कि आपको आप व्यायाम करते करते आपके सर पे, काख में इसमें पसीना आने लगे, आपकी सांस फूलने लगे, तो मतलब समझ जाए कि ये अर्धशक्ति भर व्यायाम आपकी हो चुकी है ना। आपकी शक्ति से ज्यादा आपको व्यायाम नहीं करना है। बिल्कुल, कई जो है वो नए नए व्यायाम शुरू कर देते हैं तो वो जोश के साथ होश खो बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, जोश के साथ वो होश खो बैठते हैं, और ये बहुत ही गलत है। आपको ऐसा नहीं करना। देखिए एक ना सिमिली दी हुई है, आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि जैसे एक शेर है, वो हाथी को मार डालता है ना, आराम से वो मार डाल सकता है, वो मार देगा, ठीक है। लेकिन उसने अगर ऐसा करा कि उसको मारने के बाद उसको वो चाहे कि मैं खींच के लेके जाऊं, तो उससे शक्ति से ज्यादा का काम है। तो वो अगर ऐसा करता है ना तो वो शेर खुद मर जाता है। तो इसलिए हमें हमारी शक्ति के अनुसार ही हमें व्यायाम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। और शीतकालीन में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से इसको व्यायाम को तो अपनी दिनचर्या में लेना ही लेना है, करना ही करना है मतलब। और ऐसा भी है, देखिए जैसे कि जो वात प्रकृति के लोग हैं, या फिर बहुत ज्यादा दिन भर जो बहुत ज्यादा श्रम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, तो वो व्यायाम ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके शरीर में इतना बल है ही नहीं। बल अनुसार ही हमें व्यायाम करनी है, वरना वो शेर वाली हालत हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप द्वारा हमारे श्रोताओं को दी जा रही है। और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम मनोरंजन की ओर चलते हैं, और कोई गीत अगर आपकी पसंद का है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी, अभी मौसम की बात चल रही है, तो मौसम का जादू है, आप वो सॉन्ग चला। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने गुनगुनाया है। और ये गीत 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. दिल पे नहीं काबू, कैसा ये जादू, ये मौसम का जादू है मितवा, न अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए, दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। ये मौसम का जादू है मितवा। शहरी बाबू के संग मेरी गोरी गोरी, ऐसे लागे जैसे चंदा की चकोरी। फूलों कलियों की बहारें, चंचल ये हवाओं की पुकारें, हाँ, फूलों कलियों की बहारें, चंचल ये हवाओं की पुकारें। हमको ये इशारों में कहें हम थम के यह घड़ियां गुजारें। पहले कभी तो ना हमसे बतियाते थे ऐसे फुलवा। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए, दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। ओ ये मौसम का जादू है मितवा।
अपने संग अपनी नगरिया। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। वाकई में मौसम का जादू चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है और कई जो हमारे क्या कहें कि घर के बुजुर्ग वगैरह हैं वो इस मौसम में सांस की बीमारी है, कमर दर्द है, घुटने दर्द है, पेट दर्द को लेकर के परेशान होते हैं और खांसी जुकाम जो आम समस्या हो जाती है। तो इसको लेकर के आप थोड़ा सा किस तरीके से वो अपनी केयर और कर सकते हैं, खासकर जो है वो खान पान इसमें बहुत महत्वपूर्ण रखता है और हमारी जो दिनचर्या है वो कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मतलब क्या है कि मेन तो हमें हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करनी होती है जी। अभी की जो ये चल रहा है सर्दी जुकाम वगैरह, ये नॉर्मल वायरल है जी। आप कुछ ना करें तब भी 3-4 दिन 5 दिन में आपको ये ठीक हो जाएगा। पर फिर भी अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपकी अगर अच्छे से अच्छी होगी तो आपको इनसे रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ी हुई रहेगी, आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपकी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको व्यायाम करना है मेन तो। व्यायाम से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और आपको खान पान से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो व्यायाम में जैसे आप मेनली तो आप प्राणायाम शुरू करें। ज्यादा आपको व्यायाम नहीं करना है, आप व्यायाम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप बूढ़े हैं, 70 साल से ऊपर के हैं या फिर पढ़ने वाले बच्चे हैं, 16 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं, तो उनको नहीं करना है ना। ये एज बताई हुई है 16 से 70 साल की। तो आपको प्राणायाम आप शुरू करो, उससे आपका क्या होगा, तीनों जो दोष हैं वो बैलेंस होंगे, है ना। नॉर्मल आप कपालभाति वगैरह करें, पहले जब आपके तीनों दोष बैलेंस होंगे उसके बाद आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, डाइजेस्टिव फायर है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है वो इम्प्रूव होगा, ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आप प्राणायाम को ऐड करें, साथ में फिर आप अगर थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार वगैरह ये करें। फिर दोष के हिसाब से, जैसे बहुत सौ के ना सर दर्द वगैरह सर्दी में ये सब चलता रहता है बहुत ज्यादा, तो है ना ये वात गुण के कारण होता है ना, वातिक शिरोशूल वगैरह, ये इस तरीके से सर दर्द वगैरह, ये सब कानों से हवा जाती है ऐसे। तो आप ये गर्म कपड़े वगैरह पहन के रखें पहले तो, है ना। और इसके बाद भी आपको जैसे कुछ आसन बताए हुए हैं, जैसे अपान वायु वगैरह, जैसे पेट किसी का ढंग से साफ नहीं होता है या इस तरीके से गैसियस कंडीशन होती है, तो इसमें आप अपान वायु के लिए पश्चिम उत्तान आसन बताया हुआ है आचार्यों ने, वो कर सकते हैं। भुजंग आसन बताया हुआ है, आप वो कर सकते हैं, है ना। और बहुत से जैसे किसकी पित्त प्रकृति होती है बहुत ज्यादा, मतलब शरीर में हीट बहुत ज्यादा रहती है, तो उसके लिए प्राणायाम के साथ में ये शीतली जो प्राणायाम बताया हुआ है आप ये कर सकते हैं, है ना। तो इससे भी आपके शरीर में ये पित्त गुण जो है वो थोड़ा सा सबसाइड होएगा। तो इस तरीके से आप व्यायाम कर सकते हैं, है ना। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। साथ में आप आपका आहार विहार, इसमें बहुत ज्यादा आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखिए ऋतु के अनुसार आपको खान पान करना होता है। जैसे कि अभी जो हेमंत ऋतुचर्या चल रही है जी, एक श्रोता है शायद। हेलो जी सर जी, राम राम जी। राम राम, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं जी? लोकेश भैया को नमस्कार और उनके साथ साथ हमारी आदरणीय डॉक्टर साहिबा दीपाली शर्मा जी को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। प्रश्न कीजिए, सर्द भरे मौसम में क्या पूछना चाहते हैं आप? जी जी जी, मैं जरूर पूछूंगा सर जी। और हमको ये दीपाली शर्मा जी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लग रही है, श्रोताओं से नमस्कार करती हैं और उसके साथ साथ और विनम्र भाव से बहुत अच्छी जानकारी दे रही। हमको तो ऐसा लगता है कि इनको एक रोज आप झालावाड़ की प्रस्तुति दे दीजिए कोई, तो इनकी प्रस्तुति हमको बहुत बेहतरीन लगेगी। देखिए, प्रस्तुति के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जो है आप लोगों के जो मर्ज है, जो आपके जो दिलों का हाल जानने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि भाई सर्द ऋतु में जो आप किस समस्या से पीड़ित हैं। तो आप थोड़ा सा गुनगुनाई है, ये मौसम है जादू, ऐसा बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, बिल्कुल। अपने मौसम के अनुसार आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी, मैं मौसम के अनुसार अभी उनके बातों के ही अनुसार मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ सर जी। वो बोल रही थी कि नाक में और कान में तेल डालना है, तो थोड़ा सा हमारा प्रश्न बन गया है कार्यक्रम सुनते सुनते, तो कौन सा तेल, काहे का तेल नाक और कान में डालना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार दीदी, नमस्कार।
जी, आपको वैसे आपके दोष के अनुसार आपको ये नस्य करना है, तेल या घी आपको उपयोग में लेना है। जैसे कि आपको क्या परेशानी है, आप पहले वो मुझे बता सकते हैं कि आपको किस परेशानी? कुछ नहीं है मैडम, दरअसल क्या है कि आप अभी कह रही थी नाक में और कान में तेल डालना चाहिए, तो कौन सा तेल हम जानना चाह रहे हैं कि डालना चाहिए? जी जी जी, जैसे आपको अगर सिर शूल है, मतलब सर दर्द वगैरह है, या गले का कोई रोग है, या फिर कृमि वगैरह है, ये है ना, अपस्मार वगैरह है, अपस्मार रोग आपने सुना होगा, और प्रतिशाय मतलब कि जैसे नाक बहती है, इस तरीके से अगर आपको कुछ है दिक्कत है, तो आप उसके लिए सरसों का तेल यूज में ले सकते हैं, या फिर मेडिकेटेड क्वाथ वगैरह जो आसव वगैरह होते हैं, आप इनको प्रयोग में कर सकते हैं। साथ में जैसे अगर आपको ये सर दर्द वगैरह, सूर्य आवृत मतलब जिसे ये माइग्रेन वगैरह या इन सब चीजों से आपको अगर दिक्कत है, तो आप ऐसे गुगलू राल इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। सिर दर्द जरूर बीच बीच होने लगता है हमें मैडम। जी जी जी, तो ये मेनली आपको जब आप हवा वगैरह के संपर्क में आते हैं तब अगर आपको होता है, तो आपको ऐसे मतलब आप सरसों का हल्का तेल गुनगुना करके आप उसको प्रयोग में लें, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो गुनगुना करके कान में डाल लिया करेंगे सरसों का? जी 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 जी, तिल का या सरसों का तेल आप यूज में ले सकते हैं जी। तो सिर दर्द से आराम होगा। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया है कि आप सरसों का तेल है या तिल्ली का है, उसको आप काम में ले सकते हैं। कार्यक्रम चल रहा है आपकी सेहत, और विषय हमारा ऋतु अनुसार दिनचर्या, और स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली शर्मा। डॉक्टर दीपाली जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को, खास करके जो ऋतु के अनुसार दिनचर्या हमारी रहनी चाहिए, उसको लेकर के आपने अभी तक श्रोताओं को काफी संतुष्ट किया है। और सलाह के तौर पर आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, विशेष तौर पर जो हमारी खान पान को लेकर के? जी जी, मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगी कि शीतकालीन ऋतु में आपका जो बल होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है, सबसे उत्तम बल होता है। तो इस टाइम पे आप अच्छा अच्छा खाना खाएं, जब भूख लग रही है जब आप खाना खाएं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार खाना है या 2 बार खाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अग्नि होती है हमारे शरीर में, सब लोगों की अलग अलग होती है, वात की कम होती, विषम होती है, कभी लग रही है भूख कभी नहीं लग रही है। पित्त वालों को ज्यादा भूख लगेगी तो वो 2 बार से भी ज्यादा खाना खा सकते हैं। कफ वालों की कम होती है तो उनको 2 बार ही खाना खाना चाहिए। इस तरीके से है, ठंडा खाना नहीं खाना है, गर्म खाना खाना है, स्निग्ध खाना खाना है ना, गेहूं का रोटी खानी है, गुड़ गन्ना इन सबको खाना है, मिल्क प्रोडक्ट लेना है, इस तरीके से आपको लेना है, और व्यायाम करना है अच्छे से। जी डॉक्टर दीपाली जी, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और अब हम आपको यहाँ दोबारा से बुलाना चाहेंगे और किसी और विषय पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते चलते हम श्रोताओं को बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था श्री BK मीणा का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल प्रसाद मीणा और विमल कुमार शास्त्री, और मैं था आपके साथ लोकेश व्यास।